जब तक ना हो हासिल मंजिल तो राह में आराम कैसा। अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख, लक्ष्य सामने है बस तू उसी पे ठिकाना रख। तो फ्रेंड्स, हमें भी अर्जुन की तरह अपना निशाना रखना होगा और हमारा लक्ष्य होगा टू गेट गुड रिजल्ट इन 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स। और उस एम को अचीव करने के लिए हम आपके लिए हैं। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अचीवर्स हब। होप यू ऑल आर वेल। इस वीडियो में हम व्हाट इज़ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड उसके प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर की हम 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले आप वो देख लीजिए ताकि आप चीज़ों को और अच्छे से लिंक कर पाएँ। उन दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब है कि हमें अपना काम इस तरीके से मैनेज करके परफॉर्म करना है साइंटिफिक मैनर में। अब साइंटिफिक मैनर का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि हमें जो पुरानी टेक्निक्स है यानी जो हमारे ट्रेडिशनल अप्रोचेज़ हैं उनको डिस्कार्ड करना है यानी उनको हटा देना है, और जो हमारी न्यू टेक्निक्स है, न्यू साइंटिफिक अप्रोचेज़ आ रही है वो हमें यूज़ करनी है। यानी सिंपल इस लाइन का मतलब क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, कि हमें बेस्ट वे फाइंड आउट करना है कि हम किसी काम को किस तरीके से कर सकते हैं, चीज़ों को एनालाइज करके। अब हम इसके थोड़े से फीचर पढ़ लेते हैं। सबसे पहले सिस्टमैटिक अप्रोच। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो जो उसका फर्स्ट फीचर होगा वो होगा सिस्टमैटिक अप्रोच। क्यों होगा? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो भी साइंस में जितना भी काम होता है वो एक सिस्टमैटिक मैनर में होता है। हम एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करते हैं एक सिस्टमाइज्ड मैनर में। नेक्स्ट है हमारा ब्रिंग कंप्लीट मेंटल चेंज। यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है कि एक कंप्लीट मेंटल चेंज आता है। किसके अंदर? दोनों के अंदर, ओनर के अंदर भी और एम्प्लॉयज़ के अंदर भी, बोथ पार्टीज़ के अंदर। यानी वो क्या करते हैं कि वो अपने प्रॉफिट को हायर करने की जगह अपने प्रोडक्शन को बेटर करने का ट्राई करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्कार्ड ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। यानी ये आपको मैंने डेफिनेशन के अंदर ही बता दिया। ट्रेडिशनल अप्रोचेज़ जितनी भी होंगी उन सबको डिस्कार्ड कर देगा, हटा देगा, और जो भी न्यू अप्रोचेज़ हमारी होंगी मॉडर्न टेक्निक्स के साथ वो अप्लाई करेगा अपने मैनेजमेंट में। इससे क्या होगा कि हमारी जो एफिशिएंसी है एम्प्लॉयज़ की वो और ज़्यादा इम्प्रूव होएगी और हमारे जो आउटकम्स है वो और भी ज़्यादा अच्छे आएंगे। नेक्स्ट है इसमें हमारा रिक्वायर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ रूल। अब ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, मतलब आपको अच्छे से समझना चाहिए कि साइंटिफिक मैनेजमेंट रिक्वायर्स वेरी स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ रूल बिकॉज द रूल्स आर फॉर्म्ड ओनली आफ्टर ड्यू एनालिसिस एंड देयर इज़ वेरी लिटिल चांस टू एरर इन देम। इसका मतलब क्या है कि जैसे आप भी जानते हैं कि साइंस में जितनी भी चीज़ें बनी हैं वो काफ़ी टाइम बाद एनालाइज करके चीज़ों को तब बनी हुई है, तो उसमें काफ़ी कम चांसेस होते हैं कि उनके अंदर कुछ एरर हो जाए जब तक हमने उसके जो रूल्स है वो अच्छे से फॉलो ना किए हो। जैसे अगर हम केमिस्ट्री लैब वगैरह में कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं तो वहाँ पर भी हमारे पास कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो हमें फॉलो करके चलने पड़ते हैं, अच्छे से चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ता है। जैसे ही हमने अगर उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करी तो जो हमारा रिजल्ट है वो गलत हो जाएगा, एरर आ जाएगा उसमें। लेकिन अगर हमें उन सब चीज़ों को, रूल्स को अच्छे से फॉलो करते रहे तो बहुत ही रेयर चांसेस है कि उसका रिज़ल्ट सही नहीं आएगा। तो ऐसे ही हमें जो मैनेजमेंट है इसके अंदर उसमें भी इसकी रूल्स है वो अच्छे से ऑब्जर्व करने हैं ताकि जो हमारा रिज़ल्ट है वो और भी ज़्यादा अच्छा आए। नेक्स्ट है हमारा इम्प्रूव्स एफिशिएंसी ऑफ वर्क। यानी जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो क्या करता है, हमारे एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। क्यों बढ़ा देता है? क्योंकि इसके अंदर हम कई टाइप की चीज़ों को स्टडी करते हैं, लाइक टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी। इनके बारे में हम थोड़ा आगे जान लेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब सबसे पहला इसके अंदर साइंस नोट थम ऑफ रूल ऑफ थम, सॉरी। तो इसके अंदर हमारा क्या आएगा कि जो साइंस है वो ये नहीं है कि अगर हमने कोई टेक्निक डेवलप कर ली है तो उसी को हम हमेशा यूज़ करते रहें, ऐसा नहीं होगा। साइंस में हम नई नई चीज़ों को डेवलप करते हैं, नई टेक्निक्स को डेवलप करेंगे एक्सपेरिमेंट के थ्रू, उनको फिर हम यूज़ करेंगे। यानी एक ही किसी भी अप्रोच पर या टेक्निक पर स्टक नहीं हो जाना है। नेक्स्ट है हमारा हार्मनी नोट डिस्कॉर्ड। इसका मतलब है कि हमें अपने एटमॉस्फेयर को, ऑर्गेनाइजेशन का जो एटमॉस्फेयर है उसमें एक हार्मनी बना के चलना है, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो हमें एक हर डिपार्टमेंट में हार्मनी बना के चलनी पड़ेगी।
कॉरपोरेशन नॉट इंडिविजुअलम, यानी इसका मतलब ये है कि जो हमारी सारी एक्टिविटीज़ है वो सब पे डिपेंड करता है। इसका मतलब हमें हर एक्टिविटीज़ के बीच में म्यूचुअल एंड कॉरपोरेशन बना के चलना चाहिए। अगर हम खाली अपने अपने बारे में सोचेंगे, लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सोचेगा कि मैं प्रोडक्शन करता रहूँ, लेकिन जो सेल्स है उतना सेल्स नहीं हो पा रहा, तो उस प्रोडक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए सबके बीच में एक कॉपरेशन बना के चलना चाहिए। और अगर सेल्स डिपार्टमेंट को पता है कि इतनी ज़्यादा सेल होनी है, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपने हिसाब से स्लो स्पीड में काम करे जा रहा है, तो उस केस में भी जो है प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होएगा। तो सब में कॉर्पोरेशन बना के चलना बहुत ज़रूरी है। खाली हम एक इंडिविजुअल के बारे में सोच के नहीं चल सकते। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इसका मतलब ये है कि हमें जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने एम्प्लॉयज़ की हर एक पर्सन की डेवलपमेंट के लिए भी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग और सेमिनार्स वगैरह अरेंज करवाते रहने चाहिए, क्योंकि अगर उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी तो वो भी फ़ायदा हमें ही होगा। जैसे हमारे स्कूल्स वगैरह में टीचर्स वगैरह के लिए सेमिनार होते रहते हैं, क्यों होते हैं? ताकि जो उनकी एफिशिएंसी है वो और ज़्यादा बढ़े, और जिसका प्रॉफिट किसको मिलेगा? स्कूल को ही मिलेगा। तो इसलिए हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में अपने एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट के लिए भी वर्क करते रहना चाहिए। अब हमारे इसमें आ जाता है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब टेक्निक्स क्या होती है? टेक्निक्स क्या है कि हम जो हमारे प्रिंसिपल हैं उनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो होती है हमारी टेक्निक्स। तो सबसे पहले टेक्निक है हमारी फंक्शनल फोरमैनशिप। दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज टोटली बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड मेक्स फुल यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सपर्टीज ऑफ वेरियस एक्सपर्ट्स। यानी इन्होंने क्या बोला है कि जो हमारा स्पेशलाइजेशन वाला प्रिंसिपल है, जो हमने फ्यूल के में पढ़ा था, तो उसके ऊपर बेस्ड है। कैसे बेस्ड है? इसके अंदर क्या होगा कि हम जो हमारा काम है उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, और जो भी उस काम में एक्सपर्ट है उसको वो काम असाइन करेंगे, जिससे हमें बेनिफिट मिलेगा स्पेशलाइजेशन का। अब वो काम इसमें अंदर होता कैसे है? जैसे इन्होंने डायग्राम के थ्रू आपको समझ आएगा। फैक्ट्री मैनेजर होगा सबसे पहले, फिर उसके नीचे 2 ऑफिसर्स होंगे, प्लानिंग ऑफिसर्स और प्रोडक्शन ऑफिसर। प्लानिंग ऑफिसर के अंदर कौन कौन आएगा? रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनर। और इसके प्रोडक्शन ऑफिसर के अंदर कौन कौन आएगा? स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। और ये सब किसको ऑर्डर करेंगे? हमारे वर्कर को। तो अब क्या होगा? सबसे पहले हम जानते हैं रूटीन क्लर्क के बारे में। अब आपको नाम से समझ आ रहा है, रूटीन क्लर्क यानी ये रूटीन सेट करेगा कि कौन सा काम कब होना है, आज कितना काम होगा, वेयर इट इज़ टू बी डन, यानी काम और कहाँ होगा। और इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करेगा? ये इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा कि भाई किसी काम को करने का प्रोसीजर क्या है, मटेरियल कौन से यूज़ होंगे, और हमारे मशीनरी के जितने भी डिटेल्स वगैरह होंगे वो भी हमारा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क ही देगा। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क यानी टाइम का क्या होगा कि जो पूरा काम है वो कितने टाइम में होना है, ये हमारा ये क्लर्क बताएगा। और किसी भी चीज़ प्रोडक्ट में कितना कॉस्ट लग रहा है और उसका कॉस्ट कितना होगा प्रोड्यूस करने में, वो भी हमारा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ही बताएगा। नेक्स्ट हमारा डिसिप्लिन ऑफिसर, ये भी काम करेगा कि डिसिप्लिन चेक करेगा कि हमारा जो सारा काम है और जो वर्कर है वो हर चीज़ डिसिप्लिन मैनर में हो रही है या नहीं हो रही। नेक्स्ट है हमारा इसमें स्पीड बॉस। वो क्या काम करेगा? वो चेक करेगा स्पीड, कि जो हमारा काम है वो कितनी स्पीड में हो रहा है, और अगर वो स्लो स्पीड में हो रहा है तो उसके पीछे रीजंस क्या है, और उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेगा। और इसके बाद हमारा गैंग बॉस। गैंग बॉस का काम क्या होता है कि he is experted to ensure that both the workers and machines are fit enough for the production, and that the material required for their use has been made available for them। यानी जो हमारा ये गैंग बॉस होगा, ये क्या करेगा? वर्कर्स और मशीन्स के बीच में एक तालमेल बिठा के रखेगा कि जितना हमें प्रोडक्शन चाहिए उस हिसाब से हमारी मशीनरीज वगैरह है या नहीं है, और जितने भी मटेरियल्स वगैरह रिक्वायर्ड होंगे वो भी यही प्रोवाइड करवाएगा। नेक्स्ट हमारा रिपेयर बॉस, यानी ये इसका काम क्या होगा कि जो हमारे मशीन्स और टूल्स है वो सारे वर्किंग कंडीशंस में है या नहीं, और अगर वो वर्किंग कंडीशंस में नहीं है तो उनको ठीक करवाना, ये सब होगा हमारे रिपेयर बॉस का काम। नेक्स्ट है हमारा इंस्पेक्टर, यानी ये क्या करेगा? ये काम की क्वालिटी को चेक करेगा, और अगर इसको लगता है कि हमारा जो डिज़ायर रिज़ल्ट है उससे हमारा जो एक्चुअल रिज़ल्ट मैच नहीं हो रहा, तो उसके जो करेक्टिव मेजर्स है वो भी कौन करेगा? हमारा इंस्पेक्टर। अब यहाँ पे हमारा थोड़ा सा अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन,
यानी यूनिटी ऑफ कमांड, जो हमने उसमें प्रिंसिपल पढ़ा था यूनिटी ऑफ कमांड, उसमें हमने क्या जाना था कि एक वर्कर को एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा है कि वर्कर को इतने सारे बॉस से ऑर्डर मिल रहे हैं जिसमें उसको यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल से अलग हो रहा है, सिमिलर यहाँ पे नहीं हो पा रहा। और आपको डिसएडवांटेज मैंने बताई थी कि अगर वर्कर को डिफरेंट बॉस से ऑर्डर मिलेगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं पहले किसका काम करूँ और क्या काम करूँ। सो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, इसका मतलब ये होता है कि हमें डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देना चाहिए, जैसे मशीन के लिए और वर्कर्स के लिए, कि उन्हें एक टाइम में कितना काम करना है, एक स्टैंडर्ड फिक्स होना चाहिए हर चीज़ का। नेक्स्ट है हमारा सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब है कि हमें जो हमारे अननेसेसरी टाइप, क्वालिटीज़, साइज़ एक्सेट्रा होते हैं, इन सबको हटा देना चाहिए। लाइक अगर हम शू के साइज़ जानते हैं 4, 5, 6, 7 ऐसे होते हैं, अगर हम सोचें कि अगर उनके साइजेस ऐसे होते हैं 4.5, 5.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, तो क्या होता है, डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता और हमारे लिए अननेसेसरी बर्डन हो जाता है एक। इसीलिए काम को सिंप्लीफाई करना नेसेसरी है ताकि हमारा जो काम है वो ज़्यादा अच्छे से हो सके। मेथड स्टडी, इसका मतलब ये होता है कि हमें जो भी हमारे पास डिफरेंट अल्टरनेट्स है उसमें से एक बेस्ट मेथड चॉइस करना ताकि हमारा जो काम है वो और भी ज़्यादा अच्छे से हो सके। नेक्स्ट है हमारा मोशन स्टडी। मोशन स्टडी का मतलब होता है कि जो भी हमारा काम है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म हो। मतलब ये है कि इसमें जितनी भी हमारी अननेसेसरीज एक्टिविटीज़ होती हैं ना, लाइक वर्कर्स जो भी कुछ अननेसेसरीज एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनको हटाना, एलिमिनेट करना, ताकि जो है काम प्रॉपर तरीके से हो पाए। टाइम स्टडी, टाइम स्टडी का मतलब है कि हमें किसी भी काम को, किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी या काम को कंप्लीट करने के लिए जितना स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड है उतना ही रखना चाहिए। मतलब एक स्टैंडर्ड टाइम डिटरमाइन कर लेना चाहिए हर एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए, ताकि हमें बेफालतू का टाइम उसमें ना वेस्ट हो। नेक्स्ट हमारा फैटिग स्टडी, इसका मतलब क्या है कि हमें एक टाइम ड्यूरेशन डिटरमाइन कर लेनी चाहिए, मतलब इंटरवल्स के लिए। लाइक हमारा जो स्कूल है अगर वो 6 घंटे का होता है तो उसमें फ़िक्स है कि भाई आधे घंटे का हमारा लंच होगा, तो ये होता है हमारा रेस्ट इंटरवल, ताकि हमारा जो काम है वो अच्छी तरीके से वर्कर्स जो है वो कर पाएँ। फैटिग का मतलब होता है थकान एक तरीके से। नेक्स्ट है हमारा इसमें डिफरेंशियल वेज सिस्टम और प्राइस सिस्टम। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे वर्कर्स हैं उनकी एफिशिएंसी के हिसाब से उनको जो है डिफरेंशिएट करा जाए। लाइक अगर कोई इंसान को अगर हमें वेजेस पेड करनी है तो अगर वो कितना टाइम आवर्स काम कर रहा है उसकी जगह नहीं, बल्कि जितना वो काम कर रहा है उस हिसाब से उन्हें पे की जाए। नेक्स्ट है हमारा मेंटल रेवोल्यूशन। और रेवोल्यूशन इन बोथ द एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज इट विल प्रमोट फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन एंड विल बी बेनिफिशियल टू द बोथ पार्टीज़। मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ और जो वर्कर्स हैं उनके में एक माइंड चेंज करना, यानी एक फीलिंग क्रिएट करना किस चीज़ की, कोऑपरेशन की, ताकि दोनों पार्टीज़ के लिए हेल्पफुल हो। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम करके और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आप काफ़ी चीज़ें अपडेट करते रहते हैं जिससे आपको हर चीज़ की नोटिफिकेशन वहाँ पर मिलती रहेगी। थैंक यू।